भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है उनका जो जीवन का सोर्स है कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए चीजों से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे देश की एक मैक्सिमम इकोनॉमी कृषि से आती है तो ये गलत नहीं होगा। और मैक्सिमम कृषि के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत आसानी से ये चीजों को समझ सकते हैं कि किसानी करना, खेती करना उतना आसान नहीं है जितना हम अपने शौक के हिसाब से इस चीज को समझते हैं। खेती करने के बाद की प्रॉब्लम के बारे में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ बेसिक चीजों को यूज करना, चाहे वो नेचुरल खाद हो चाहे वो आर्टिफिशियल खाद हो। अगर आपकी फसल उगती है तो उगने के बाद उसमें किसी तरह के बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट, इस तरह के किसी भी तरीके के होने वाले अनवांटेड इफेक्ट आपकी पूरी मेहनत को खराब कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। आज हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग के बारे में होगा। और आज के इस पहले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे इनके जनरल इंट्रोडक्शन के लिए। सबसे जरूरी चीज क्या है, आपके टॉपिक में ऑर्गेनोफॉस्फेट या ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के बारे में लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली उस चीजें टॉपिक पे पहुंचना ये सही नहीं होगा। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट या ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है किस चीज के अंदर, किस कैटेगरी का, किस एग्जाम्पल को बिलोंग करता हुआ ये क्लास है, तब उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब रही बात उस एग्जाम्पल की जो मैंने शुरू में दिया, हम जब किसी भी खेती किसानी की जुड़ी हुई चीजों के बारे में बात करते हैं तो कीटनाशक वर्ड एक ऐसा वर्ड बन चुका है जिसका यूज होना बहुत स्वाभाविक है। कीटनाशक और रासायनिक खाद, ये दो चीजें आजकल एकदम कोलैबोरेट रूप से खेती किसानी की चीजों में शामिल हो ही जाती हैं। ये जो कीटनाशक है दैट इज एक्चुअल में बोला जाए इंसेक्टिसाइड या तो फिर आपका पेस्टिसाइड। मैं दोनों में डिफरेंशिएट भी करूंगा। दोनों एक्चुअली स्पेसिफिक हैं ऐसे चीजों के लिए जो कि आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। लेकिन जैसा मैंने कीमोथेरेपी में भी कहा था, एग्जैक्टली ये तो पॉसिबल नहीं है कि केवल वो इंसेक्ट को, बैक्टीरिया को, फंगस को नुकसान पहुंचाए। डेफिनेटली उस पर्टिकुलर केमिकल को, केमिकल वर्ड यूज कर लेना चाहिए जो उस व्यक्ति के द्वारा उस खेतों तक पहुंचाया जा रहा हो, जो उसकी हैंडलिंग में रिस्पॉन्सिबल हो, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में रिस्पॉन्सिबल हो, और फाइनली जो उस प्रोडक्ट के, जो फूड प्रोडक्ट के, जो सब्जी भाजी या फिर अनाज के कंजप्शन के लिए रिस्पॉन्स पहुंचते हैं, इन सब के पूरे साइकिल में हर व्यक्ति जो इनके कॉन्टेक्ट में आता है उनको इस तरीके के पॉइजनिंग होने के चांसेस बनते हैं। आइदर डायरेक्ट कांटेक्ट करने की वजह से या तो इस प्रोडक्ट में बचे खुचे जो केमिकल हैं इनको प्रॉपर तरीके से वॉश आउट ना करने के कारण से जो रेसिड्यू बच जाते हैं उनके यूज करने की वजह से। तो ये देखिए इंसेक्टिसाइड क्या है, हम बात कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग की। तो इंसेक्टिसाइड मतलब होता है सब ग्रुप, यहां पे साफ साफ लिखा भी हुआ है, इट इज सब ग्रुप, यानी कि किसी के अंदर आ रहा हो। सब ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड विच इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। आपने कीमोथेरेपी में एंटीबायोटिक के केस की मैं बात करूं तो बैक्टीरियोसिडल जरूर पढ़ा होगा। सिडल का मतलब होता है उसको किल करने वाला। अब चूंकि यहां भी उस तरीके के वर्ड है, साइड लगा हुआ है, मतलब जो किल करता होगा, और उसके पहले जो प्रीफिक्स लगा होगा ये उसको किल करने की बात कर रहा है। किसके पहले? इस साइड के पहले। और लगा क्या है? इंसेक्ट, दैट मींस कीटनाशक। कीट मतलब कीड़े पतंगे, छोटी मोटी जो इल्लियां उड़ती रहती हैं। सो ऐसे केमिकल, ऐसे एजेंट जो इस तरह के इंसेक्ट को किल करने का काम करते होंगे, इन्हीं को तो हम इंसेक्टिसाइड कहेंगे। और अगर ये कीड़े खत्म नहीं किए गए तो ये कीड़े आपके किसान के फसल को पूरी तरह से चौपट कर जाएंगे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए, कितना इंटरैक्शन, कितना कॉन्टैक्ट इनके साथ होता रहता है। दूसरी और सबसे जरूरी चीज है, ये तो भले ही आपके एकदम इंपॉर्टेंट चीज के लिए बनाई गई है कि कीड़ों को खत्म करें, लेकिन अगर आप पॉइजनिंग के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, एक्सीडेंटल तो आपने समझ लिया, एक्सीडेंटल के अलावा इंटेंशनल की समझ लीजिए, जहां पे जो पॉइजन रहता है आपके घर के आसपास, जो चीजें इजीली मिल जाती हैं उनको लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर गांव के एरिया में कोई जानबूझ करके सुसाइड करना चाहेगा तो वो क्या चीज को कंज्यूम करेगा? इन्हीं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फिर आपके जो रोडेंटिसाइड है इन्हीं को तो कंज्यूम करेंगे। उनके पास बाकी चीजें तो नहीं आएंगी। और अगर हाउस होल्ड पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर जाए, घरेलू के केस में बात किया जाए, तो फिनाइल, कीटनाशक, रेड किलर, ये तो हर जगह पाए जाते हैं। तो पॉइजन का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में कहा था। तो पॉइजन का आइडेंटिफिकेशन काफी कुछ तो आसान इसलिए हो जाता है कि किस क्षेत्र में बिलोंग करने वाला व्यक्ति है। जैसे कोई गांव का है, उसने कोई पॉइजन पिया और वो पता नहीं कि वो क्या पिया है, तो मोस्ट ऑफ द केस, नॉट ऑलवेज,
मोस्ट ऑफ द केस जो एजेंट होगा पॉइजनस वो यही आपका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ही तो होंगे, तो इसी के हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हैं। अब दूसरा चीज, जब मैंने ये कहा कि सब क्लास ऑफ पेस्टिसाइड है, तो आपको इस पेस्टिसाइड का भी तो मतलब जानना चाहिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे इंसेक्टिसाइड इन हिंदी तो आपको कीटनाशक मिलेगा, गूगल में आप सर्च करेंगे पेस्टिसाइड इन हिंदी तो भी आपको कीटनाशक मिलेगा। तो दोनों में है कुछ अंतर कि नहीं है? छोटा सा अंतर है। अगर आप बात करते हैं इंसेक्टिसाइड जो कि अंदर आता है पेस्टिसाइड का, वो स्पेसिफिकली यूज होता है आपके इंसेक्ट को किल करने के लिए, जबकि अगर आप पेस्टिसाइड के बारे में बात करेंगे तो ये इंक्लूड करता है फंगस या उससे होने वाले डिफरेंट तरीके के अनवांटेड इफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लांट, उसको ठीक करने में मदद करेगा। बैक्टीरिया की वजह से जो प्लांट में दिक्कतें आती हैं उनको यूज करेगा ठीक करने के लिए, इंसेक्ट के कारण से भी इनको ठीक करने में काम करेगा, और प्लांट में जो कुछ अलग तरीके के डिजीज हो जाते हैं उनको भी ये ठीक करने में कम्युलेटिव रूप से काम करेगा। सो जो पेस्टिसाइड है ये एक ब्रॉड टर्म है, एक बड़ा टर्म है। इस टर्म के अंदर जो सब टर्म निकाला गया स्पेसिफिकली फॉर द इंसेक्ट, दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। अब आप समझ गए होंगे इस चीजों को। आगे बात करते हैं तो देखिए, सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी इज डिजायरेबल बट दीज एजेंट मे कॉज टॉक्सिसिटी इन ह्यूमन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी? इसका मतलब होता है सेलेक्ट करके टॉक्सिसिटी देना। मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि क्लास में 60 बच्चे बैठे हुए हैं और इस 60 बच्चों में से किसी एक का नाम लेकर के आपसे कहता हूं कि उसी को आप जाइए और बुला करके लाइए, तो वो सेलेक्टिवली उसी को बुलाएगा, बाकी को नहीं। तो यहां पे सेलेक्टिविटी कहने का मतलब होता है कि प्लांट में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के अनवांटेड मटेरियल को ही डिस्ट्रॉय करना, ये सेलेक्टिविटी होती है। और ये इसकी डिजायरेबल होती है कि उसी तरह के कीटों को, पतंगों को, बैक्टीरिया को, फंगस को, दूसरे तरह के मोल्ड्स को, इनको डिस्ट्रॉय करे। लेकिन एक्चुअली में ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ये जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा छिड़का जा रहा होगा तो कुछ हाथों में आ सकते हैं, प्रॉपर वॉश आउट ना करे जाए, उसके बाद खाना खा लिया जाए, आंखों में कहीं भी छू लिया जाए तो वो प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। तो ये एकदम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि सेलेक्टिव है, हालांकि डिजायरेबल होता है कि वो नहीं के लिए सेलेक्टिव हो, बट ये अनवांटेड तरीके से, वांटेड तरीके से ह्यूमन में भी टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकता है। अब देखिए, एक्सपोजर में भी रिजल्ट फ्रॉम, ये जो एक्सपोजर है वो कहां से और किस किस केस में देखने को मिलता है, कैसे हो सकता है, कैसे कोई व्यक्ति इस ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोक्लोरीन, आपके हर्बल या डिफरेंट टाइप के पॉइजन के कांटेक्ट में आ सकता है। बेसिकली दो मेन तरीके हैं। पहला होता है डायरेक्ट कांटेक्ट एंड कंजप्शन, दूसरा होता है उसी के साथ अगर जोड़ा जाए तो एंड कंजप्शन ऑफ वेजिटेबल इन विच रेसिड्यू इज रिमेनिंग। एक्चुअली दिस शुड बी अब सेकंड पार्ट। इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति इसको छिड़क रहा है तो उसके हाथों में आ सकता है, रिपीट हो गया चीज, दोबारा आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा होता है रेसिड्यू की वजह से। कैसे, मैं आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं ये कोई ऐसा प्लांट है जिसको किसी किसान ने उगाया हुआ है, तो ये जो आपके डिफरेंट टाइप के फंगस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट या डिफरेंट टाइप के अदर प्लांट डिजीज हैं, वो तो प्लांट के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्लांट है और इस प्लांट में मैंने जहां जहां रेड रेड डॉट लगाए हुए हैं वो इस बात को डिनोट करते हैं कि ये वो अनवांटेड चीजें हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में प्लांट को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये आपके रूट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये आपके स्टेम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये आपके लीफ और लीफ के डिफरेंट जो पार्ट होते हैं कनेक्टिविटी उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फ्रूट्स को भी आगे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो आपके पेस्ट वगैरह हैं, ये जो आपके इंसेक्ट वगैरह हैं, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें कॉज करेंगे ही करेंगी। इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड इनको खत्म कर देगा। ये देखिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, वो प्लांट को डिस्ट्रॉय किया था। तो इंसेक्टिसाइड यूज करने की वजह से ये इंसेक्टिसाइड इन इंसेक्ट को या इन प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय तो कर ही देगा, लेकिन अब उसकी रेसिड्यू तो उस प्लांट में बच जाएगी। और अगर वो प्रॉपर वॉश आउट नहीं हुई तो आपने मार्केट में कई तरह की भाजियां यूज की होंगी, लाल भाजी, पालक भाजी, प्याज भाजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ भाजी, क्योंकि उनमें आप आसानी से देख सकते हैं, इसीलिए मैंने इनका नाम लिया एग्जांपल के रूप में। आप उसमें व्हाइट स्पॉट देखते होंगे, वो कीटनाशक ही तो है। उसको प्रॉपरली आप वॉश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट अगर नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट तो होता रहेगा। इतना कंसंट्रेशन भले ही ना हो कि एक ही बार में आपको अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिले, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल होते हैं, वो इजीली एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकते, तो वो धीरे धीरे आपकी किडनी में एक्यूमुलेट होंगे और किसी सालों बाद आपको किडनी टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकते हैं। दूसरा केस क्या होता है कि इनको अगर बारिश की वजह से, बारिश होती है तो ये वाटर के साथ वॉश आउट होकर के आपके तालाब में, नदी में, नालों में, झील में, जो भी आसपास वाटर का सोर्स होगा वहां पे मूव कर सकते हैं और वहां पे ग्रोथ होने वाले जो मछलियां वगैरह हैं उनको अफेक्ट कर सकती हैं, उनकी डेथ हो सकती है, या अगर डेथ नहीं हुई तो उन्हीं मछलियों को कंज्यूम करने वाले के में इनडायरेक्टली ये जा सकता है। और ये आपने 10वीं 12वीं बेसिक साइंस के अंदर पढ़ा हुआ है, सो वी विल नॉट गो फॉर दैट मच डिटेल। तो ये कुछ
केसेस है जहां से ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं रेसिड्यू बचने की वजह से। इसलिए आजकल मार्केट में आपने टीवी में कई बार ऐड देखे होंगे, डाबर का आता है, बाकी चीज का आता है वेजिटेबल को क्लीन करने के लिए। तो ये इन्हीं पर्पस के लिए है कि इस तरह के दिखने ना दिखने वाले केमिकल्स को क्लीन आउट किया जा सके। आगे देखिए, इंसेक्टिसाइड आर ऑफ फॉलोइंग केमिकल टाइप। केमिकल टाइप के हिसाब से, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ये जो आपके इंसेक्टिसाइड हैं, इनको इस तरह के क्लास में क्लासिफाई किया जा सकता है। दिस इज जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, हम अपने सिलेबस वाले टॉपिक पे ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले क्लास देखिए, ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टिसाइड। ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टिसाइड क्या है, ये आपको ये इसी का नाम बता रहा है। एक ऐसा इंसेक्टिसाइड जिसपे एक ग्रुप तो आपका क्लोरीन हो, जिसके साथ किसी और के साथ मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ हो, और उन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड अटैच हुआ हो। तो इस तरह के इंसेक्टिसाइड को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टिसाइड। दूसरा होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस, या कई जगह इसको ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग या इंसेक्टिसाइड भी कहते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है, और इसी को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमको डिटेल से पढ़ना है। इसी वीडियो के सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में देखेंगे, हम बाकी चीजों को क्लियर आउट अभी नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए, ऑर्गेनोफॉस्फेट में पक्का एक ग्रुप जो होगा वो फॉस्फेट का होगा ही होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कार्बामेट इंसेक्टिसाइड। एक ऐसा इंसेक्टिसाइड जिसको कार्बामिक एसिड को यूज करते हुए बनाया गया हो, वो आपका कार्बामेट इंसेक्टिसाइड कहलाएगा। तीसरा है बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड। नाम से क्लियर हो रहा है, यहां भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे इंसेक्टिसाइड जिनका डेरिवेशन प्लांट या मिनरल सोर्स से किया गया हो। जैसे आप कई बार देखते हैं कि हर्बल इंसेक्टिसाइड नीम की खलियां, नीम की पत्तियां या किसी और ऐसी चीजों का जो कि इंसेक्ट को खत्म कर सकता हो, कड़वी चीजें, उनको बनाया हुआ। हालांकि है नेचुरल मिनरल्स, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि 100% सेफ होगा। कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन कभी भी 100% सेफ नहीं होती। मैक्सिमम लोग यूं ही अनजाने में बोलते हैं कि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन सेफ है, 100% सेफ है। ऐसा नहीं है, कंपैरेटिवली एलोपैथिक से सेफ है, बट 100% तो सेफ पानी भी नहीं है। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, ऑर्गेनोक्लोरिन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल की मैं बात करूं, डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। तो इनके अंदर क्या है, क्लोरीनेटेड इथेन डेरिवेटिव, और इसके अंदर एग्जांपल की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है डीडीटी। कोशिश करूंगा लास्ट में समय रहने पे इनको एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए। इसके बाद देखिए साइक्लोडीन डेरिवेटिव, और ये क्या है, क्लोरडेन। दूसरा एग्जांपल है आपका एल्ड्रिन। उसके बाद है हेप्टाक्लोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वगैरह है। इसके बाद हम बात करते हैं एंड्रिन, हेक्सा, हाइड्रो, साइक्लो, हेक्सिन, और इसके एग्जांपल हैं लिंडेन और मिरेक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हुए आपके ऑर्गेनोक्लोरिन वगैरह के। आगे हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, देयर सिम्टम, रिस्क फैक्टर, रेस्पेक्टिवली ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए मूव करते हैं सेकेंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनोफॉस्फेट या ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के बारे में। हमको यहां पे ये देखना है कि ये इसका सोर्स क्या है, कैसे आपकी बॉडी में ये आ सकते हैं, और अगर आ गए तो हम कैसे इनको न्यूट्रल या नलिफाई कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, कृपया पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ऑर्गेनोफॉस्फेट आता कहां से है, ये आपके खेतों में यूज होने वाले कीटनाशक के थ्रू आप तक पहुंचते हैं। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली इनको खेतों पे अप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली इनको पानी के साथ, वाटर के साथ डिसॉल्व करके स्प्रे के रूप में यूज किया जाएंगे। आजकल तो सैनिटाइजर के फॉर्म में आपने देखा है पीछे एक बैग लटका करके हर तरफ स्प्रे किया जाता है। तो वहां पे जब पानी का स्प्रे किया जाएगा तो वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स तो ऑब्वियसली निकलने ही वाले हैं, और अगर वो व्यक्ति ऐसे ही खुले हाथों से बिना किसी प्रोटेक्टिव ग्लव्स के या मास्क के उसको स्प्रे कर रहा है तो वो स्प्रे के फॉर्म में जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आसानी से सांस के थ्रू पहुंच सकते हैं। कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर आसानी से निकलते हैं, उसमें रिसते रहते हैं, टपकते रहते हैं, या उनका सॉल्यूशन बनाते समय भी अगर ये आपकी बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में कांटेक्ट में आ गया तो कंसंट्रेशन के डिपेंडिंग अकॉर्डिंगली वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकता है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये जो आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट है या ऑर्गेनोफॉस्फोरस है वो एब्जॉर्ब होता है काफी अच्छी तरीके से आपके स्किन के थ्रू या म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू या किसी म्यूकस और पार्ट के थ्रू या तो फिर आपके इनहेलेशन के थ्रू। जैसा मैंने कहा, तो इससे बचने का सीधा और सरल और प्राइमरी उपाय क्या है जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये आज के डेट में हमारी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आपको आपके हाथ में इस तरह के प्रोटेक्टिव ग्लव्स यूज करने चाहिए और इसको स्प्रे करते समय इस तरह का जो मास्क है वो अप्लाई करके रखना चाहिए। अगर हम ऐसे प्रिकॉशन लेते हैं, अगर हम ऐसे मास्क यूज करते हैं, अगर हम ऐसे ग्लव्स यूज करते हैं तो पक्का ये आपके बॉडी में इनकी एंट्री को या इनके एंटर होने के चांसेस को काफी
काफी कम कर रहे होंगे। यही है फर्स्ट प्रिकॉशन, यही है फर्स्ट ट्रीटमेंट, बिकॉज ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो इफ यू आर अबाउट टू प्रिवेंट दैट पॉइजन, देयर इज नो नीड टू ट्रीट इट, बिकॉज वो होगा ही नहीं आपको। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है, मैंने सिर्फ कुछ कॉमन एग्जाम्पल के बारे में यहां पे लिखा हुआ है जो ऑर्गेनोफॉस्फेट के एग्जाम्पल हैं। यह है आपका पैराथियोन, जिसको आपने काफी बार सुना होगा। इसी से मैच करता हुआ आपका मेलाथियोन है। और एक अलग सी जानकारी आपको, आपने केमिकल वार के बारे में सुना होगा, आपने बायोलॉजिकल वार के बारे में सुना होगा, और ट्रेडिशनल वार के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये जो बायोलॉजिकल वार है, बायो वेपन केमिकल्स हैं या केमिकल वार है, इसमें ट्रेडिशनली बंदूक हथियार तो गोला से युद्ध नहीं होता, फाइट नहीं होते। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स को यूज करते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स को। पहले आपने सुना होगा एंथ्रेक्स के बारे में, यहां पे इस तरह के ऑर्गेनोफॉस्फेट फ्यूम्स को यूज करेंगे, और कुछ जगह पे अभी इस तरह के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को एज अ वेपन यूज कर रहे हैं। तो ये डेंजरस हो सकता है, और इनको ऑर्गेनोफॉस्फेट को भी नर्व गैस के रूप में यूज करते हैं वार में, केमिकल वार में। और इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको याद ही रखना चाहिए, एमसीक्यूज में पूछेंगे। यह है आपका टबुइन और सारीन, काफी इंपॉर्टेंट है। इनको वार में यूज करने की वजह से उनके जो नर्व हैं उनमें काफी सारी प्रॉब्लम जो आप आगे देखने वाले हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिसेप्टर बाइंडिंग देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूं इनका यूज और थेरेप्यूटिक वैल्यू के रूप में कहां यूज होगा, एक तो ये आपके गांव के खेतों में कीटनाशक के रूप में यूज होंगे, दूसरा मेडिकल फील्ड में भी ये ऑप्थेल्मोलॉजी के केस में आंखों की कुछ बेसिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी यूज होते हैं। खास करके अगर आप बात करें एग्जांपल की तो इकोथायोटिक टू ट्रीट द ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा की प्रॉब्लम को ठीक करने में इस तरह के ऑर्गेनोफॉस्फेट की कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल को हम यूज करते हैं। और ये ग्लाउकोमा क्या होता है ये आपने हमारी चैनल पे पूरा डिटेल से देखा भी होगा। तो ये हो गई कुछ बेसिक जानकारी। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग या एंटीडोट नहीं है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पॉइजनिंग है कि कैसे हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग कॉज करता है। और अगर हम आगे भी देखेंगे तो हमारा ड्रग होगा एंटीडोट के रूप में एट्रोपिन, वो कैसे काम करता है, वो कैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग को नलीफाई करता है। सो मैंने आपकी सुविधा के लिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दोनों के मैकेनिज्म को एक साथ कंपैरेटिवली तरीके से कोलैबोरेट करके एक एनिमेशन वीडियो बनाया है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी बड़ी आराम से समझ जाएं। तो ये एक बार वीडियो देख के वापस आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और साथ ही साथ उनको ठीक करने वाले जो एट्रोपिन है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका काम एसिटाइलकोलिन जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करने और उनके रेस्पेक्टिव फंक्शन को परफॉर्म करने में उनकी मदद करना है। तो जो अगर ये न्यूरॉन है इनको मैं साइनेप्स के रेस्पेक्ट में बात करूं तो मैं इनको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं, एक होता है प्री साइनेप्टिक और दूसरा होता है पोस्ट साइनेप्टिक। तो ये जो आप नर्व देख रहे हैं ये प्री साइनेप्टिक है और ये जो नर्व का टाइप है ये है कोलिनर्जिक न्यूरॉन, क्योंकि आपने देखा ये जो हमारा पॉइजनिंग है ऑर्गेनोफॉस्फेट का ये आपके कोलिनर्जिक सिस्टम पे अफेक्ट करता है। सो दिस इज कोलिनर्जिक न्यूरॉन। अब इस कोलिनर्जिक न्यूरॉन में एसिटाइलकोलिन का बनना स्वाभाविक है, तभी तो उसका नाम पड़ा कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ये रहा एसिटाइल को ए और साथ में आगे जाकर के कोलैबोरेशन होगा इस एसिटाइल को ए का आपके कोलिन के साथ। तो इस तरफ से आपके लेफ्ट साइड से आप देख पा रहे हैं एसिटाइल को ए आया और आपके राइट साइड से कोलिन आए। तो ये एसिटाइल को ए और कोलिन दोनों मिलकर के बनाएंगे हमारे लिए एसिटाइल कोलिन। लेकिन इस एसिटाइल कोलिन के बनाने में हमें मदद करनी पड़ेगी कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज की। ये जो आपका एंजाइम है वो इनके बनने के प्रोसेस में मदद करेगा और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक ड्रॉप रेड का आता हुआ दिखाई दिया, ये है हमारा एसिटाइल कोलिन। और ये जो एसिटाइल कोलिन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है कोलिनर्जिक न्यूरॉन के रेस्पेक्ट में। आगे क्या होगा ये भी देखिए, इस तरीके से काफी मात्रा में एसिटाइल कोलिन बनते जाएंगे और जब ये एसिटाइल कोलिन बनने लगेगा तो ये एक वेसिकल में स्टोर होंगे। ये जो वेसिकल है यहां पे आपके एसिटाइल कोलिन को स्टोर करने का काम करेगा। जब कभी भी इस तरह के स्टिमुलस आएंगे तो इन्हीं स्टोर हुए एसिटाइल कोलिन से अल्टीमेटली हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज होना स्टार्ट करेगा और अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होगा, ऑक्यूपाई होगा और अपने रेस्पेक्टिव डेजिग्नेटेड फंक्शन को स्टार्ट करेगा विजुअलाइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का।
आगे का स्टेप ये कहता है कि ये जो एसिटाइलकोलिन साइनेप्स पे अपने बना हुआ है वो क्या करने वाला है, रिलीज होने वाला है। ये रिलीज क्यों होते हैं, जब कभी भी कोई नर्व इंपल्स जनरेट होते हैं उनके रेस्पेक्ट में ये एसिटाइलकोलिन रिलीज होते हैं। सो दिस एसिटाइलकोलिन विच इज बीइंग रिलीज बाय कोलिनर्जिक न्यूरॉन, अब इसका काम क्या होगा, ये जो एसिटाइलकोलिन है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, या यूं कहूं कि ये एक सिग्नल है, और ये सिग्नल किसी काम का नहीं है जब तक ये अपने टारगेटेड रिसेप्टर पे जाकर के ऑक्यूपाई नहीं होता। जब तक ये सिग्नल अपने रिसेप्टर के साथ जाकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं कर देता, आपको इसका कोई भी एक्टिविटी या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। सो ये जो एसिटाइलकोलिन है वो आगे बढ़ने लगता है और आपके इस साइनेप्स पे, या इसको हम लोग बोल सकते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे आके जाकर के बाइंड होगा। इसके बाइंड होने के लिए दो रेस्पेक्टिव रिसेप्टर हैं। ये आपके दो रेस्पेक्टिव रिसेप्टर कौन कौन से, यहां पे मैं आपको समझाऊंगा भी। ये है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब दो चीजें मैंने आपसे कही थी, एक प्री साइनेप्टिक कहा था और ये देखिए यहां पे पोस्ट साइनेप्टिक है। साइनेप्स का मतलब होता है जहां पे दो न्यूरॉन आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं, फिजिकली कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो इस जंक्शन के ऊपर का जो पार्ट होगा तो वो कहलाएगा आपका प्री साइनेप्टिक, और उस जंक्शन के बाद का जो होगा वो कहलाएगा आपका पोस्ट साइनेप्टिक। सो दीज आर टू पर्टिकुलर रिसेप्टर, और इन दो पर्टिकुलर रिसेप्टर के नाम क्या है, पहला है आपका निकोटिनिक, क्योंकि आपने बोर्ड में देखा और या देखने वाले हैं कि इनके रेस्पेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से अलग अलग सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज निकोटिनिक एंड द सेकंड वन इज मस्करिनिक। तो निकोटिनिक हो या मस्करिनिक हो, इन पे अगर आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट आकर के बाइंड करेंगे तो उनके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के अकॉर्डिंगली आपको उनके सिम्टम देखने को मिलेंगे। ये रहे रिसेप्टर्स के बारे में जानकारी। अब देखिए ये जो एसिटाइलकोलिन बना हुआ था ना, कैसे ये आकर के अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे ऑक्यूपाई होने वाले हैं। ये एक हिस्सा आके आपके निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं बड़ी आसानी से। इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि एसिटाइलकोलिन आते रहेंगे अपने वेसिकल से और बाइंड होते रहेंगे अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे। ये निकोटिनिक पे बाइंड हो गया, अब वैसे ही आपके मस्करिनिक पे भी बाइंड होगा। ये निकोटिनिक पे बाइंड होने पे निकोटिनिक का असर देखने को मिलेगा, मस्करिनिक पे बाइंड होंगे तो मस्करिनिक का असर देखने को मिलेगा। ये आकर के बाइंड हो गए। अब हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी होती है ना, वो इस तरीके से बना हुआ होता है कि इनके काम खत्म हो जाने के बाद, यानी कि नर्व के एक्साइटमेंट हो जाने के बाद, इनको एक स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज कॉल्ड कोलिनेस्टेरेज, इनकी मदद से इनको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन आगे आप देखेंगे तो ये रिमूव होता किसकी वजह से है, कोलिनेस्टेरेज की वजह से। किस में कन्वर्ट होते हैं, ये आगे जाके एसीटेट और कोलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनको कन्वर्ट करने वाला जो पर्टिकुलर एंजाइम है ये है कोलिनेस्टेरेज। लेकिन अगर ऐसा हो तो उसके लिए इस कोलिनेस्टेरेज का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केस में ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट के पॉइजन है वो इसी कोलिनेस्टेरेज को इनहिबिट कर देते हैं। जिस कोलिनेस्टेरेज का काम था एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करना, उसी को इनहिबिट करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो अब क्या होगा भैया, जो उनको स्प्लिट करने का काम करता था वो नहीं रह गया। इसके कारण से जो एसिटाइलकोलिन है इनकी मात्रा बढ़ने लगेगी, ये एक्यूमुलेट होने लगेंगे और इसके कारण से ओवर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ये अब तो नहीं रह गए क्योंकि इनको ऑर्गेनोफॉस्फेट ने इनहिबिट कर दिया। यूं देख लीजिए, अगर नहीं कर रहे होते तो ये एसीटेट और कोलिन वापस से जाकर चले जाते और एसिटाइल को ए में जो कोलिन है उसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे होते। अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनोफॉस्फेट के कारण से ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये यहां पे ध्यान देंगे, जहां पे मैं टिक कर रहा हूं इस पॉइंट पे, अगर ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग नहीं हुई होती तो ये जो आपके कोलिनेस्टेरेज हैं वो रेस्पेक्टिवली निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर पे बाइंड हुए एसिटाइलकोलिन को इस तरीके से डिग्रेड कर रहे होते। मैं आपको दोबारा दिखा दूं, आप देख सकते हैं डिग्रेड होता हुआ, ये डिग्रेड कर रहे होते और उनका जो एक्शन था वो एक्शन देने के बाद, यानी कि एसिटाइलकोलिन का एक्शन देने के बाद वो एक्शन डिसअपियर हो जाता। बट नाउ अनफॉर्चुनेटली अ विलन इज एंटरिंग। यहां पे देखिए एंटी कोलिनेस्टेरेज इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? एंटी कोलिनेस्टेरेज इफेक्ट। किसके द्वारा? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के द्वारा। तो ये क्या करने वाले हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये आगे जाकर के इसी एसिटाइलकोलिन को स्प्लिट करने वाले कोलिनेस्टेरेज को ही इनहिबिट कर देंगे और कोलिनेस्टेरेज इनहिबिट हो जाएगा तो जो आपके निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर पे आपके एसिटाइलकोलिन बाइंड थे वो बाइंड के बाइंड ही रहेंगे, उनकी अधिकता हो जाएगी और एक्यूमुलेट हो जाएगा। यहां पे दोबारा देखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो एसीटेट और कोलिन कन्वर्ट हो रहे थे कोलिनेस्टेरेज की वजह से, ये गए, ये अब यहां से जा चुके हैं क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट ने इनको इनहिबिट कर दिया। इनके जाने की वजह से अब वापस से आपके निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर पे आपके एसिटाइलकोलिन बाइंड हो गए।
अब इसको ध्यान से देख रहे हैं ना आप, दोबारा आके बाइंड हो गए, तो इनका जो एक्शन था रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होने के कारण से वो कंटिन्यू हमको एक्सेसिव मात्रा में देखने को मिलेगा। यही तो कारण है इनकी पॉइजनिंग का। अब ये प्रॉब्लम वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, पॉइजनिंग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई, ऑर्गेनोफॉस्फेट के रेस्पेक्ट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इसके ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करेंगे? हम यूज कर रहे हैं यहां पे आपको समझाने के लिए एट्रोपिन को। ये जो एट्रोपिन है वो आपका कोलिनेस्टेरेज के इफेक्ट को शो करेगा, यानी कि ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करेगा। अब ये क्या करने वाले हैं? कोलेस्टेरेज का काम क्या था? एसिटाइल कोलिन को स्प्लिट करना। अब वापस से यही चीज होगी जैसे पहले हुआ करता था, यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट के आने के पहले का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहा था, नॉर्मल जो प्रोसेस हो रहा था, वही वापस से रिस्टोर हो जाएगा। यही है हमारे एट्रोपिन के काम करने का तरीका। अब देखिए क्या होगा, ये जो एट्रोपिन है वापस से इस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे आपके कोलिनेस्टेरेज की एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, और ये देखिए वापस से जो एसिटाइल कोलिन है वो डिसअपियर हो रहे हैं। यही तो था, यही तो हो रहा था पहले ऑर्गेनोफॉस्फेट के आने के पहले। ये है इनके काम करने का तरीका। तो इस वीडियो में आपने कंक्लूड किया कि हमारे जो ऑर्गेनोफॉस्फेट हैं वो आपके कोलिनेस्टेरेज को इनहिबिट करते हैं, और जब कोलिनेस्टेरेज इनहिबिट होगा तो आपके एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी, उनका अक्यूमुलेशन पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर पे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन निकोटिनिक या मस्करिक पे ज्यादा होगा, और उसके ज्यादा हो जाने की वजह से हमको टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। सो इसकी टॉक्सिसिटी को न्यूट्रल करने के लिए जब हम एट्रोपिन लेते हैं, विच इज एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, जो एसिटाइल कोलिन की मात्रा को कम करेगा, तो वो आपके इस अधिकता को बैलेंस करके वापस से नॉर्मल लेवल पे लेके आने की कोशिश करेगा। ये पूरा कंक्लूड वीडियो है, दोबारा अगर समझ में ना आया हो तो उसको दोबारा रिवाइंड करके जरूर देखिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक, कि हमको पता कैसे चलेगा कि किसी व्यक्ति ने इस तरह की पॉइजनिंग को लिया है, उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पिछले ही सेक्शन में कहा था, अगर गांव के बारे में बात करते हैं, गांव के किसी व्यक्ति की पॉइजनिंग की रिपोर्ट आती है, तो अक्सर यह चीज समझना बहुत स्वाभाविक है कि उसने किसी न किसी तरह के कीटनाशक को ही तो यूज किया होगा, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी यहां पे शहर की तुलना में ज्यादा होगी, तो ये एक संभावना बढ़ जाती है कि उनकी पॉइजनिंग का जो आइडेंटिफिकेशन है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन ही होगा। सिम्टम्स की बात करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन देयर रिसेप्टर, आपने देखा मस्करिक रिसेप्टर और आपका निकोटिनिक रिसेप्टर, तो जिस जगह पे आपका एसिटाइल कोलिन ज्यादा देर के लिए बाइंड हो जाएगा ड्यू टू इनअवेलेबिलिटी ऑफ कोलिनेस्टेरेज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट, तो उनके सिम्टम उनके अकॉर्डिंगली होंगे। सबसे पहला है मस्करिक साइट पे अगर ये देखने को मिलेगा तो इनके सिम्टम्स में एक सीधा सीधा चीज आपको याद रखना है, एक्सेसिव सिक्रीशंस, क्योंकि एसिटाइल कोलिन का जो काम है आपके मस्करिक रिसेप्टर पे वो सिक्रीट करना है, सिक्रेशन इनका काम है। और हमने फर्स्ट फार्माकोलॉजी के पार्ट में तो पूरा कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक पूरा कई सारे पार्ट्स में देखे हुए हैं, तो आपका बेसिक वहां से क्लियर होगा। एग्जांपल की बात करते हैं, बहुत सारे सिक्रेशन कहां से होते हैं, तो पहला है सलाइवेशन, आपकी जो सलाइवा है वो काफी मात्रा में निकलने लगेगी, लार काफी सारे मात्रा में निकलने लगेंगे। लैक्रिमेशन यानी कि आपकी आंखों से आंसू भी निकलने लगेंगे। यूरिनेशन हो सकता है, मैक्सिमम यूरिनेशन हो सकता है, आप यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली ड्रॉप ऑफ यूरिन भी बाहर आ सकते हैं। उसके बाद डेफिकेशन हो सकता है, काफी सारी मात्रा में इनको भी पास करा जा सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं। इसके साथ साथ जीआई क्रैम्प, ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है। वैसे तो आपके पेट वाले हिस्से में आपको ऐंठन या मरोड़ जैसी फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा कि कोई आपके पेट को मरोड़ रहा है, जैसे कपड़े को निचोड़ा जाता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम है, और इमेसिस तो लगभग हर तरह की पॉइजनिंग में देखा जा सकता है, सभी में नहीं लेकिन मैक्सिमम, मैंने कहा लगभग में देखा जा सकता है। इसके बाद अगर ये निकोटिनिक पे ज्यादा देर तक बाइंड रहता है, क्योंकि अब एसिटाइल कोलिन ज्यादा देर बाइंड हो रहा है, क्योंकि कोलिनेस्टेरेज को तो आपके इस ऑर्गेनोफॉस्फेट ने इनहिबिट कर दिया। सो इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? इसके सिम्टम थोड़े से टफ हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। ये है आपका माइड्रियासिस, पहले आपने मियोसिस देखा था, पिन पॉइंट पुपिल, ये जस्ट उसका उल्टा है, थोड़े बड़े होने लगेंगे साइज में। उसके बाद देखिए टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया दो आपके हार्ट रेट से रिलेटेड टर्म्स हैं। टैकीकार्डिया का मतलब होता है अपसाइड जाना, अगर आपका हार्ट रेट फास्ट होता है, टू फास्ट इस तरह से बीट करता है, तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं। याद रखने का ट्रिक भी है, ट्रैकिंग करते हैं हम पहाड़ में, तो ट्रैकिंग मतलब होता है हमेशा पहाड़ के नीचे से पहाड़ के ऊपर की ओर चढ़ना। सो ट्रैकिंग का पहला वर्ड ट्रैक से अगर जोड़ दें इसको टैकी, तो इसका मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। ऑब्वियसली अब बचा ब्रेडिकार्डिया, तो इसका उल्टा ही होगा, नीचे की ओर आना। तो यहां पे टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट का टू फास्ट हो जाना, जो कि रिदम को चेंज कर देगा, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ एरिथमिया।
उसके बाद देखिए मसल वीकनेस होने लगेंगे, आपके जो मसल्स हैं वो थोड़े से वीक होने लगेंगे, उनकी ग्रिपिंग वीक होने लगेगी। इसके बाद है आपका मसल ट्विचिंग, आपको ट्विचिंग का एहसास होगा, एक हल्का सा टिंगलिंग जैसा एहसास होने लगेंगे। मसल फैसिकुलेशन, यहां पे थोड़े से शिथिल जैसे होने लगेंगे आपके मसल्स। इसके बाद हाइपरटेंशन, आपका जो ब्लड प्रेशर है थोड़ा सा एलिवेट हो जाएगा एंड दैट इज सिंपली नोन एज अ हाइपरटेंशन। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और टेंशन रिप्रेजेंट करता है प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर ब्लड को इन पर्टिकुलर पेशेंट जिसने इस तरह की पॉइजनिंग ली हो या हो गई हो उसके केस में। इसके बाद मसल पैरालिसिस, अगर डोज ज्यादा है या इसका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं हुआ तो मसल पैरालाइज्ड भी हो सकते हैं, वहां पे अब उस पर्टिकुलर पार्ट में आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, लकवा जिसे हिंदी में बोलते हैं वो पर्टिकुलर पार्ट में देखने को मिल सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करना है, ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग अलग है, दो तरीके मेनली होते हैं, एक सपोर्टिव थेरेपी होता है और दूसरा होता है स्पेसिफिक एंटीडोट। तो स्पेसिफिक एंटीडोट का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो मैंने आपको इसी वीडियो साथ कोलैबोरेट कर दिया था, तो बचा क्या और क्या क्या तरीके हैं वो यहां से देखेंगे। सबसे पहला कहता है टर्मिनेशन ऑफ एक्सपोजर विद सोप एंड वाटर। ये क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने, जैसा मैंने आपको एग्जांपल शुरू में दिया, कोई स्प्रे कर रहे हैं तो कुछ बूंदें आपके हाथों में आ सकती हैं, या अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कपड़ों पे लग गया तो कपड़ों में बाद में इस तरीके से जब हम करते हैं अनजाने में हो जाता है तो वो पॉइजन आपकी बॉडी में आ सकता है। इसलिए as soon as possible उनके हाथों को अच्छे से सलाइन और सोप वाटर से साफ करना चाहिए ताकि वो रिमूव हो जाए। उनके कपड़ों को इमीडिएटली चेंज कर देना चाहिए ताकि कोई और फर्दर एक्सपोजर ड्यू टू बीइंग इन कांटेक्ट ना हो सके। ये बहुत सिंपल है, आप मैंने कहा था कि हर जगह यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्या है, एयरवे कंट्रोल एंड ऑक्सीजनेशन। आपको उनको ऐसी जगह पे लेके जाना चाहिए, लिटाना चाहिए जहां पे फ्री और प्योर ऑक्सीजन का लेवल काफी मात्रा में हो, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो फिर आपको ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा एंड दैट इज ऑक्सीजनेशन बाय यूजिंग अ ऑक्सीजन मास्क। उसके बाद देखिए इंट्यूब्यूशन, एक ट्यूब यूज कर सकते हैं आप ताकि उसके कंटेंट को बाहर निकाला जा सके। स्पेसिफिक केस में जो लिखा हुआ है इन केस ऑफ लैरिंगोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म, अगर लैरिंग्स में स्पाज्म हो गया है, ब्रोंको में स्पाज्म हो गया है, ऐसे केस में इनको हम सांस देने के लिए इस तरह के ट्यूबों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप जो एक स्पेसिफिक एंटीडोट के बारे में हम बात कर रहे थे, यह है आईवी एट्रोपिन। एट्रोपिन का मैकेनिज्म एक्शन तो देखा ही, आईवी रूट से एट्रोपिन को देंगे जो कि कोलिनेस्टेरेज की डिग्रेड होने को रोकेगा और एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी को कम करेगा। ये उनके काम करने का तरीका है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट विल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉइजन, दैट इज ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन। इसके बाद दूसरा ड्रग है आईवी रूट से हम देंगे पैराडॉक्सिन। ये आपके रिप्लेस करेगा एक्टिविटी को, किसके, कोलिनेस्टेरेज की एक्टिविटी को वापस से फुलफिल करेगा ताकि एक्सेसिव मात्रा में एसिटाइल कोलिन आपके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर निकोटिनिक या मस्कैनिक पर ज्यादा देर तक बाइंड होकर के ना रख सके ताकि उनका एक्सेसिव जो है एक्सपॉन्स वो ना देखने को मिले। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और फाइनली ये आपके एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करने का काम करेंगे। तो ये था हमारा एकदम इंपॉर्टेंट वीडियो जिसको हमने बहुत सिंपल तरीके से एक कॉमन व्यक्ति को भी समझ में आ जाए इस तरीके से समझाने की कोशिश की थी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो का जो रेफरेंस है इसे नेट से ज्यादा सर्च किया गया है, पीसी डायंडियो को यूज किया गया है और थोड़ा सा पी जगदीश प्रसाद को भी इस पर प्रीफर किया गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी ही देर में मैं यहां से हट जाऊंगा, आप दोनों ही सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको कोई सजेशन देना है या आप चाहते हैं कि हमें कोई इंप्रूवमेंट हो तो बिना हिचक आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको कोई कमी दिखती है तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर वो पॉसिबल हुआ हमारे लिए तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, और अगर आप मेरे पढ़ाने में भी कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये कर सकते हैं, तो उसका भी आपके लिए स्वागत रहेगा आपके कमेंट का। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।